तान्या बहुत होशियारी से रोली को स्विमिंग पूल में गिरा देती है। अक्षत उसे तुरंत ही बाहर निकाल लेता है, लेकिन तान्या को शक न हो जाए इसलिए उसे स्विमिंग पूल के पास आने के लिए जोर से डांट भी देता है। रोली को बहुत बुरा लगता है। उसके आंसू निकल जाते हैं और वो अपने रूम की तरफ दौड़ जाती है। अक्षत भी टॉवल लपेटकर रोली के पीछे जाने को होता है, पर उससे पहले ही तान्या उसका हाथ पकड़कर स्विमिंग पूल के साइड में पड़ी हुई चेयर टेबल की तरफ ले गई और प्रोटीन शेक का गिलास उसे पकड़ाकर बोली, हनी, तुम्हारा शेक। आओ ना, थोड़ी देर इधर ही बैठते हैं। कितना अच्छा मौसम है। अक्षत ने बेमन से जवाब दिया। या ओके। वास्तव में अक्षत का मन अभी रोली के पास जाने का था, पर तान्या के कहने पर उसे मन मारकर वहाँ बैठना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब वो रूम में पहुंचा, रोली अपने कपड़े चेंज करके नीचे किचन में जा चुकी थी। अक्षत भी ऑफिस के लिए रेडी होकर नाश्ते के लिए नीचे पहुंचा तो देखा रोली नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा रही है। उसका चेहरा बहुत उदास और उतरा हुआ लग रहा था। अक्षत के आते ही वह बिना उससे नज़र मिलाए किचन में चली जाती है। अक्षत नाश्ता करने बैठ जाता है। तान्या भी उसकी बाजू की चेयर पर आकर बैठ जाती है और किसी की भी परवाह किए बिना अक्षत के मना करने के बावजूद उसको बीच बीच में अपने हाथों से खिला देती है। अक्षत सहित सभी को उसकी यह हरकत बहुत बुरी लग रही थी। ब्रिजेश जी और ममता तो सब कुछ जानते थे, इसलिए बस चुपचाप तमाशा देख रहे थे, पर दादी और अंकित का दिमाग गुस्से से खराब हो रहा था। अक्षत का नाश्ता खत्म होने तक भी रोली किचन से नहीं आई। ऑफिस जाने से पहले अक्षत एक बार उससे बात करना चाहता था, इसलिए नाश्ता जल्दी से ख़त्म करके बंस को कमरे में आने का बोलकर अपने कमरे में चला जाता है। तान्या भी उसके जाते गेस्ट रूम में चली गई। दादी ने रोली को आवाज़ दी, रोली बेटा, आजा, तू भी नाश्ता कर ले। जी दादी। रोली आकर उनके पास बैठ गई। अंकित रोली और ब्रिजेश जी की तरफ देखकर बोला, पापा, भाभी को भी ऑफिस ज्वाइन करवा दीजिए। ब्रिजेश जी बोले, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। क्यों रोली? रोली ने जवाब दिया, पापा, कुछ दिनों बाद ज्वाइन कर लूँगी। एक बार माँ बाकर के साथ चलना शुरू कर दें। अंकित फिर भी उस पर जोर डालते हुए बोला, मेरे ख्याल से तो आप अभी ज्वाइन कर लो, यहाँ का ऑफिस या फिर मित्तल टेक्सटाइल का। वो थोड़ा दूर है, पर कोई बात नहीं, मैं आपके साथ आ जाया करूँगा। फिर गुस्से से तान्या के रूम की तरफ घूर कर, वैसे भी घर पर रहकर फालतू दिमाग ही खराब होना है। सभी अंकित का गुस्सा समझ रहे थे। अनी सबको रोली के स्विमिंग पूल में गिरने की पूरी घटना बता देता है। दादी तो गुस्से से भड़क उठती हैं। रोली उनके हाथ पकड़कर उन्हें तसल्ली देती है। रिलैक्स दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप गुस्सा मत होइए। उसी समय बंस अक्षत के पास होकर आ गया था। वह रोली से कहता है, भाभी, भैया आपको रूम में बुला रहे हैं। रोली कुछ बोलती उससे पहले ही दादी गुस्से में बोली, जा जाकर कह दे अपने भाई से, नहीं आएगी वो, नाश्ता कर रही है। बेचारी बच्ची का मजाक बनाकर रख दिया है उसने। बस दादी की बात अक्षत को बताने चला जाता है। अक्षत नीचे आकर बात करने के लिए सोचता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है, तान्या भी उसे बाय करने के लिए गेस्ट रूम के बाहर आ गई और अक्षत को ऐसे ही रोली से बिना बात करे ऑफिस के लिए निकलना पड़ा। ऑफिस में अक्षत का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। सभी पर बेवजह गुस्सा किए जा रहा था। दोपहर होने तक वह रोली से बात करने के लिए बेचैन उठा। फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला ही था कि बड़बड़ाया, शिट यार, रोली का तो नंबर ही मेरे पास नहीं है। विकास ने उस दिन मुझे ठीक ही सुनाया था। मेरी पत्नी है वो, उसका नंबर तो मेरे मोबाइल में होना ही चाहिए। अब क्या करूं? किसी से लेना भी अजीब लगेगा। कुछ देर सोचने के बाद वह अनीस को फ़ोन लगाता है। समर वेकेशन चल रही थी, तो अनीस और वंश घर पर ही थे। सभी लोग हॉल में बैठे थे। अक्षत का फ़ोन आने पर अनीस फ़ोन रिसीव करता है। हेलो, हाँ भैया बोलिए, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं और बंस वीडियो गेम खेल रहे हैं। रोली है उधर? हाँ भैया, भाभी इधर ही हैं। उसे फ़ोन दे जरा, मुझे बात करनी है। अनीस फ़ोन लेकर रोली के पास आता है। भाभी, भैया का फ़ोन है, आपसे बात करनी है। अनीस रोली को फ़ोन देता है। उससे पहले दादी बोल पड़ी, मना कर दे उसे, रोली को फुर्सत नहीं है, ज़रूरी काम कर रही है वो। रोली को तो वैसे ही अक्षत से नाराज़गी थी। उसे पहले अक्षत से बात करने का मन नहीं हो रहा था।
दादी ने यह बात कहकर उसकी मदद ही कर दी। ममता दादी को समझाते हुए बोली, माँ एक बार इसे बात तो करने दीजिए, क्या पता कोई ज़रूरी बात कहनी हो अक्षत को। एक बात बता ममता, इतना कुछ चल रहा है घर में, फिर भी तुझे अपने बेटे की पड़ी है। तू ले अपने बेटे का पक्ष, मैं तो रोली के साथ हूँ। वो रोली से क्या बात करेगा, पहले मुझसे बात करे। इधर अक्षत को फ़ोन पर दादी की सुनाई पड़ गई थी, तो उसने खुद ही फ़ोन काट दिया और मोबाइल टेबल पर पटक कर उसे ही गुस्से से घूरने लगा। अब यह गुस्सा किस पर था, दादी पर जो रोली से उसकी बात नहीं होने दे रही थी, या खुद पर जो रोली की बिना कोई गलती होते हुए भी उस पर चिल्ला पड़ा था, या हालातों पर जो तान्या के कारण बने थे। अक्षर खुद भी नहीं जानता था। उसकी सेक्रेटरी कुछ फाइल्स लेकर आ गई थी, तो थोड़े समय के लिए वह सब भूलकर काम में लग गया। काम खत्म होते होते शाम हो चली थी। उसने टाइम देखा तो फिर रोली का ध्यान आ गया। रोली से बात करने के लिए जल्दी से काम खत्म कर घर जाने के लिए ऑफिस से निकला ही था कि तान्या सामने आ धमकी। अरे तुम यहाँ? हाँ हनी, आज की शाम मैंने बहुत बढ़िया प्लान की है। ड्रिंक्स, डांस एवं डिनर एंड फुल मस्ती। आज नहीं यार, आज मैं थका हुआ हूँ, कल चलेंगे। अक्षत ने तान्या को टालने की काफ़ी कोशिश की, पर वो नहीं मानी। आखिरकार अक्षत को मन मारकर उसके साथ जाना पड़ा। तान्या मीरा को बोल आई थी कि वो और अक्षत बाहर खाने वाले हैं और लेट घर आएंगे। रोली को यह सुनकर बहुत ही बुरा लगा। हालांकि वो ये जानती थी कि अक्षत उसके साथ होने का सिर्फ नाटक कर रहा है, लेकिन एक पत्नी के लिए इतना आसान नहीं यह सहन करना कि उसके पति की शाम किसी दूसरी औरत के साथ गुजरे। फिर सुबह की घटना से भी वो बहुत अपसेट थी। रात को 12 बजे के आसपास अक्षत और तान्या घर लौटे। शायद सभी सो चुके थे। अब जाकर रोली से बात होगी, इस उम्मीद से अक्षत तान्या को गेस्ट रूम में छोड़कर बड़े बड़े कदमों से तेज गति के साथ अपने कमरे की ओर चल दिया। कमरे में जाकर देखा तो रोली वहाँ नहीं थी। उसने बाथरूम और बालकनी में भी जाकर देखा तो रोली वहाँ भी नहीं थी। इस वक्त कहाँ जा सकती है रोली? अक्षत बहुत टेंशन में आ गया था। टेंशन से बड़बड़ाते हुए वह कमरे से बाहर निकल कर देखने लगा। अंकित की और अनीस बंस के कमरे की लाइटें बंद थीं। फिर भी उसने बंस के रूम में झांक कर देखा कि कहीं अनीस और बंस के पास जाकर तो नहीं सो गई। अब वो वहाँ होती तो मिलती। नीचे उतरकर पूरे घर का चक्कर लगा लिया। ब्रजेश जी और ममता के कमरे में भी अंधेरा था, वो भी सो चुके थे। किचन में भी डिम लाइट जली हुई थी। चलते चलते अक्षत दादी के कमरे के आगे आया तो हल्की फुसफुसाहट की आवाज़ आई। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो रोली दादी की गोदी में सिर रखकर लेटी हुई थी। उसे देख अक्षत को राहत सी मिली। तुम यहाँ हो, चलो अपने रूम में चलो। रोली दादी की गोदी में मुंह छुपाए हुए ही बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। दादी भी अक्षत की दादी थी। वो गुस्से से बोली, तू जा अपने कमरे में, रोली मेरे पास ही सोएगी। दादी प्लीज उसे जाने दीजिए, रिक्वेस्ट तो थी पर सख्त आवाज में। अक्षत का दिमाग रोली के न मिलने से टेंशन से खराब हो ही रहा था। अब रोली और दादी की बात सुनकर टेंशन गुस्से में बदलने लगी। रोली, 2 मिनट के अंदर अपने रूम में चलो। अक्षत ने रोली का हाथ पकड़कर बेड से खींचते हुए कहा। मैं नहीं आऊंगी। रोली को भी अब गुस्सा आने लगा और वह नाखून चुबाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अक्षत ने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया और रोली को बाहों में उठाए हुए ही कमरे से जाते हुए दादी की तरफ देखकर बोला, आपसे तो कल सुबह बात करूंगा, पहले रोली की तरफ देखकर इससे निपट लूं। एरोगेंट अग्रवाल यही भूल चुके थे कि उन्हें रोली की नाराजगी दूर करनी है, उसे मनाना है। फिलहाल के लिए तो गुस्सा उन पर हावी हो चुका था। अक्षत रोली को उठाए जैसे ही दादी के कमरे से बाहर निकला, रोली चिड़चिड़ाई, उतारिए मुझे नीचे, बिल्कुल चुप, आवाज़ मत करना, बिना मतलब तमाशा हो जाएगा। फिर सबके साथ साथ तान्या भी अपने कमरे से बाहर आ जाएगी और तुम्हें ऐसे मेरी बाहों में देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। कहकर अक्षत रोली को लिए हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा था। रोली अब बिना आवाज़ किए हाथ पैर चलाकर मचलते उसकी बाहों से उतरने की कोशिश करने लगी। कोई हरकत मत करो रोली, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारने वाला। हाँ, तुम्हारे हिलने डुलने से तुम्हारे साथ साथ मैं भी गिर जाऊंगा। और मैं ये बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ कि मुझे चोट लगी तो मुझसे ज़्यादा तकलीफ तुम्हें होगी।
अक्षत की यह बात सुनकर रोली एक नज़र उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए गहरी सांस लेकर शांत हो गई। कमरे में आकर अक्षत ने उसे बेड पर लिटाकर ऑर्डर देने वाले लहजे में कहा, हिलना मत यहाँ से। अब से सोफे पर सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे तरीके से बेड पर सोगी, समझी? कहकर वह दरवाज़ा लॉक करने गया। दरवाज़ा लॉक करके जैसे ही मुड़कर बेड की तरफ आने लगा, रोली बेड से उठकर उसके पास आ गई और उससे लड़ने लगी। खुद को समझते क्या हो आप? मैं तो सोफे पर ही सोऊंगी। आप घूमो ना उस चुड़ैल के साथ इतनी रात को। अभी अपने कमरे में आने की क्या ज़रूरत थी? रुक जाते ना उसके पास। सुबह भी जब मैं पूल में गिर गई तो सिंपैथी के 2 शब्द बोलने के बजाय मुझे इतनी ज़ोर से डांट दिया। मेरी क्या गलती थी? बताइए तो ज़रा। मैं क्या जानबूझकर गिरी थी? डांटते हुए ज़रा भी तरस नहीं आया आपको? मैं पानी में गिरने से कितनी बुरी तरह डर गई थी। आपने मुझे डांटा, इसके लिए सॉरी कहना चाहिए, लेकिन नहीं, उल्टा आप तो अकड़ दिखा रहे हो। अक्षर शांत भाव से रोली की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी नज़रें रोली के चेहरे को निहारने में व्यस्त थीं। रोली की गुस्से से भरी हिरनी जैसी खूबसूरत आंखें, बेदाग ग्लो करती स्किन, नाक में पड़ी हुई छोटी सी नोज रिंग और बोलने में लगातार हिलते गुलाबी होंठ अक्षत को कुछ अलग ही आमंत्रण दे रहे थे। रोली गुस्से में नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। पता भी है आपको, मुझे गहरे पानी से डर लगता है। डर के मारे मेरे दिल की धड़कनों की स्पीड कितनी तेज हो गई थी। अगर मुझे हार्ट अटैक। रोली बात पूरी कर पाती, उसके होठों को अक्षत ने अपने होठों से लॉक कर दिया था। रोली की बात मुंह के अंदर रह गई और आंखें फैल गईं। अक्षत ने एक हाथ से उसकी गर्दन को और दूसरे हाथ से उसकी कमर को होल्ड कर रखा था। दोनों के लिए ही यह अधरों का किया हुआ प्रथम चुंबन था। इसका आभास होते ही रोली की आंखें स्वतः ही बंद हो गईं। कुछ मिनट के इस चुंबन के बाद अक्षत ने रोली से अलग होकर उसके सुर्ख हुए चेहरे को देखा और फिर उसे अपने सीने से लगा लिया और सीने से लगाए हुए ही धीरे से बोला, जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर दोनों हाथ रोली के गालों पर रख उसका चेहरा ऊपर की ओर उठाकर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, और खबरदार, जो कुछ भी अनाप शनाप शब्द मुंह से निकाले अपने लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम पानी में गिरी थी तो मैं नहीं डरा था क्या? मेरी भी धड़कन ठहर गई थी उस पल। मैं सुबह से तुमसे बात करना चाह रहा था, लेकिन पहले तान्या के कारण और फिर दादी की वजह से। हल्का मुस्कुराते हुए, जो अपने पोते के लिए ही ललिता पवार बनी हुई थी, बात नहीं हो पाई। चुंबन के एहसास में अभी तक गुम रोली अक्षत की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी, पर उसके दिलो दिमाग पर तो चुंबन का असर अभी तक गहराया हुआ था। अक्षत भी शायद उसकी स्थिति समझ रहा था और उसे अपनी बातों से सहज कर रहा था। उसने रोली का हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया, फिर खुद भी उसके पास बैठते हुए इस बार थोड़ा सीरियस होकर बोला, आज सुबह जिस चालाकी से तान्या ने तुम्हें पूल में गिराया, उससे मुझे लग रहा है कि वह आगे भी तुम्हें कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। मैं कल ही एसीपी से बात करता हूँ, वो जल्दी ही कुछ करे। मेरे दिल में उसके लिए इतनी नफरत है कि मैं उससे प्यार की एक्टिंग भी ज़्यादा समय तक कंटिन्यू नहीं कर सकता। रोली पसोपेश का भाव लिए अक्षत को देखने लगती है। अक्षत उसे ऐसे देख थोड़ी सी शरारती मुस्कान चेहरे पर लाकर कहता है, उसकी वजह से तुम्हारे अंदर भी इनसिक्योरिटी आ रही है और तुम मुझसे लड़ने लग जाती हो। रोली छोटी आंखें करके मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, हाँ, मैं कहाँ लड़ती हूँ, वो तो मैंने सच्चाई कही थी। अच्छा? अक्षर टेढ़ा मुस्कुराता है, फिर नॉर्मल होकर कहता है, कुछ खाने को है क्या किचन में? मुझे भूख लगी है। यह सुनते ही रोली एक बार फिर से लड़ने के टोन में बोल पड़ती है, क्यों? आप तो तान्या के साथ बाहर डिनर करने गए थे, तो खाया क्यों नहीं? अक्षत हल्की मुस्कुराहट ओढ़कर रोली को घूरने लगा, मानो आंखों से ही कह रहा हो, लो देखो फिर लड़ रही हो। रोली झेप गई, फिर नजरें झुकाकर धीमे से बोली, नहीं, वो मैं ऐसे ही पूछ रही थी, ताकि उस हिसाब से कुछ बना लाऊं। उबले आलू रखे हैं, आलू के पराठे या फिर सैंडविच, क्या खाएंगे? आलू के पराठे। मैंने तान्या के साथ में सिर्फ स्टार्टर ही खाए थे और कुछ खाने का मन नहीं हुआ। तुम आलू के पराठे बना लाओ, तब तक मैं फ्रेश हो लेता हूँ। ओके। रोली सिर हिलाते हुए नीचे किचन में चली गई। थोड़ी देर में वो आलू के पराठे बनाकर
दही और अचार के साथ ले आई। अक्षत भी फ्रेश होकर आ चुका था और जल्दी से खाने बैठ गया। बहुत टेस्टी बने हैं, थोड़ा सा तुम भी लो। वह रोली को भी थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके खिलवा देता है। खाने के बाद रोली हाथ धोकर आती है और चादर और पिलो उठाकर सोफे पर जाने लगती है तो अक्षत उसे टोकता है। मैंने कहा ना कि अब से तुम बेड पर ही सोगी। नहीं, मैं सोफे पर कंफर्टेबल हूँ ना। अक्षत अब कुछ नहीं कहता और उसके हाथ से पिलो लेकर बेड की एक साइड रखता है और रोली को मना करने के बावजूद भी उधर लिटा देता है। फिर खुद दूसरे साइड जाकर लेट जाता है। झिझकती हुई रोली अक्षत की तरफ पीट करके करवट ले लेती है। अक्षत मुस्कुराने लगता है और सीधा लेटकर सीलिंग पर नजरें टिका देता है। दोनों के ही दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार अंगड़ाइयां लेने लगा था। दोनों को ही एक दूसरे की नज़दीकियों की हसरत थी, पर एक झिझक भी थी जो दोनों के दरमियान पसरी हुई थी। एक बेड पर होते हुए भी एक दूसरे के ख्यालों में खोए दोनों कुछ ही देर में नींद के आगोश में जा चुके थे। 2-3 दिन ऐसे ही गुजरे। अक्षत ने एसीपी परेश को रोली के साथ हुए हादसे के बारे में बताकर तान्या का केस जल्दी निपटाने को बोल दिया था। इधर घर पर रोली ने मीरा को तान्या के पास ही रहने की हिदायत दे दी थी, जिससे वो उसकी जासूसी करवा सके। वो बात बात पर मीरा को डांट देती और मीरा जाकर तान्या से अपना रोना रोती और इस तरह उसका विश्वास हासिल करके ज़्यादा समय वो तान्या के कमरे में बिताती और फिर तान्या से हुई एक एक बात रोली को आकर बताती। इस बीच एक शाम शर्मा जी ने अक्षत और रोली को डिनर पर बुलाया था। साथ ही उन्होंने शेखर को भी इनवाइट कर दिया था। आखिरकार वह उनका होने वाला दामाद और अक्षत का जिगरी दोस्त था। रोली बरखा की हेल्प करवाने के लिए शाम होने से पहले ही शर्मा जी के यहाँ पहुँच गई थी। उसे रितिका से भी बात करनी थी, क्योंकि रितिका की शादी तय होने के बाद से वो उससे मिली नहीं थी। लेकिन रितिका एक डिलीवरी केस के कारण लेट हो गई। अक्षत और शेखर एक साथ ही शर्मा निवास पहुंचे थे। ठीक उसी समय रितिका की कार भी शर्मा निवास में एंटर हुई। रितिका कार से उतरी ही थी कि वो दोनों उसके पास आ गए। हाय जीजू। हेलो रितिका, हाउ आर यू? फाइन। आप और रोली कैसी है? देखिए ना, आज ही वो घर आई और आज ही मैं एक केस में उलझ गई। मुझे ढेर सारी बातें करनी थी उससे। कहते कहते वो उन्हें अंदर ड्राइंग रूम में ले आई और बरखा को आवाज़ देते हुए, मम्मी जीजू आ गए हैं। फिर अक्षत को देखते हुए, अच्छा आप बैठिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। शेखर को तो उसने पूरी तरह बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था। शेखर उसके इस एटीट्यूड पर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो वुड बी मिसिज मिश्रा। हम भी एग्जिस्ट करते हैं भाई, जरा हम पर भी नजरें इनायत कर लीजिए। रितिका आंखें सिकोड़ते हुए, सॉरी वो मुझे उर्दू नहीं आती। शेखर मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं मोहतरमा, कुछ दिनों की ही तो बात है। फिर तो अपना कॉलर एक साइड उचकाते हुए, मिस्टर मिश्रा अपनी मिसेज मिश्रा को उर्दू ही नहीं और भी बहुत कुछ सिखा देंगे। रितिका चिढ़कर शेखर को कुछ उल्टा जवाब देने वाली थी। उससे पहले ही शर्मा जी, बरखा और ओली वहां आ गए। अरे आ गए बेटा आप लोग। अक्षत ने हाथ जोड़ते हुए उन्हें नमस्ते कहा। शेखर नमस्ते कहते हुए शर्मा जी और बरखा के पैर छूने लगा। शर्मा जी ने उसके कंधे पकड़कर रोक लिया। नहीं बेटा, दामाद से पैर नहीं छुआए जाते। शेखर मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोला, पापा जी बेटा बोला है तो बेटा ही बना रहने दीजिए ना मुझे। यह दामाद जैसा भारी भरकम सब मेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। शर्मा जी उसके सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल बेटा, आप इस घर के बेटे ही हैं। उन दोनों की बातें चली रही थीं कि इतने में रितिका रोली से गले मिलकर फ्रेश होने चली गई थी। थोड़ी देर में हल्के फुल्के स्नैक्स लेने और गपशप के बाद वो लोग डिनर भी कर चुके थे और ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। रितिका रोली को अपने रूम में लेकर चली गई। रूम में जाकर दोनों पालती मारकर आराम से बेड पर बैठ जाती हैं। रितिका रोली से शिकायत करती है, कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं ना, फ़ोन पर भी कब से बात नहीं हुई। मुझे तो लगता है शादी के बाद तो मुझे बिल्कुल भूल गई। लगता है कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई है ससुराल में। रोली हंसते हुए बोली, हाँ वो तो है। चल ज़्यादा समय नहीं बचा, तू भी मेरी कैटेगरी में आ रही है। रितिका उदास होकर कहने लगी, सच बताऊं रोली, मुझे शादी करनी ही नहीं।
रितिका की बात सुनकर रोली ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही है तू? एक न एक दिन हर लड़की को शादी करनी ही है। सभी माँ बाप भी चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर बस जाए। तू शादी नहीं करेगी उससे, अंकल आंटी को तकलीफ ही होगी। वैसे एक बात कहूँ, शेखर भैया बहुत अच्छे हैं और उनका परिवार भी बहुत अच्छा है। वो लोग तुझे बहुत प्यार देंगे। रितिका मुंह बनाते हुए बोली, तू तो रहने ही दे। तुझे तो सभी अच्छे लगते हैं। जानती है एक हिंदुस्तानी लड़की शादी के बाद अपने ससुराल के बंधन में बंध जाती है। अपने माँ बाप के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। उस पर मेरा तो प्रोफेशन भी ऐसा है, किसी भी टाइम इमरजेंसी डिलीवरी केस आ जाते हैं तो जाना पड़ जाता है। मम्मी पापा के लिए भी सिर्फ मैं ही हूँ। आगे उनका बुढ़ापा आएगा तो मुझे ही तो उनकी देखभाल करनी है। शादी होने के बाद कैसे सब पॉसिबल होगा? ऐसे में शेखर जी के घर वालों को एक्सपेक्टेशन होगी, उन पर मैं खरी नहीं उतर पाऊंगी। अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना चाहूंगी तो भी सवाल नहीं उठेंगे क्या? शेखर जी को भी अपनी पत्नी से उम्मीदें होंगी, पता नहीं मैं कैसे पूरी कर पाऊंगी। ये जो तू कह रही है ना कि सब बहुत अच्छे हैं, तो सुन ले, एक बात तो तय है कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी करना चाहूंगी तो उनकी सारी अच्छाई एक तरफ धरी रह जाएगी और मुझे इन सब झंझटों से दूर ही रहना है। रितिका की परेशानियां सुनकर रोली ने उसे समझाते हुए कहा, बाप रे, तू ना कुछ भी सोच रही है। पहली बात तो यह है कि शेखर भैया और उनका परिवार बहुत सुलझे विचारों के हैं। एक बार शादी हो जाने दे, वो लोग तुझे पूरा कोऑपरेट करेंगे। और फिर शेखर भैया तो तुझे पसंद करते हैं और प्यार भी करते ही हैं, जो उनकी आंखों में नजर आता है। मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं और अक्षत जी तो एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। उस पर अक्षत जी की नाक पर हमेशा गुस्सा सवार रहता था। हमारी शादी हुई, पता ही नहीं चला मुझे कब उनसे प्यार हो गया। उनकी खुशी और उनके परिवार की खुशी मेरी खुशी बन गई। और देख, वो भी अपने पास्ट को बुलाकर मेरे प्यार में ही पड़ गए। वो प्यार उनकी आंखों में दिखाई देता है। उन्हें भी अब मेरी परवाह, मेरी खुशी मैटर करने लगी है। एक बार शेखर भैया से तुझे प्यार हो गया तो तू भी खुद ब खुद सब समझ जाएगी। और ये जो इतने सवाल हैं ना तेरे मन में, इनके भी जवाब अपने आप मिल जाएंगे। कुछ भी उल्टा सीधा सोचने के बजाय पॉजिटिव सोच के साथ खुशी खुशी शादी की तैयारी कर। रोली और रितिका बात कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अक्षत और शेखर शर्मा जी से बातें कर रहे थे। बरखा भी किचन में सर्वेंट को काम निपटाने के लिए बोलकर उनके पास आकर बैठकर बातों में लग गई थी। रोली और रितिका को जाकर थोड़ी देर हो गई थी तो शेखर बरखा से बोल पड़ा, अब भाई वो तो हमारे बिंदास आए हैं, पहली बार ससुराल आए हैं, तो बुढ़ी मिसेज मिश्रा से बात किए बिना कैसे चले जाते? मम्मी, क्या मैं थोड़ा रितिका से बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, बल्कि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। आप दोनों की शादी होने वाली है तो एक दूसरे को समझने के लिए बात करना जरूरी है। कहते हुए बरखा उठकर उसे रितिका के रूम की तरफ ले जाने लगी। शेखर ने उनका हाथ पकड़कर वहीं बिठाते हुए कहा, आप बैठिए मम्मी, बस बता दीजिए कि रितिका का रूम किधर है। बरखा मुस्कुराते हुए इशारा करके उसे रितिका का रूम बताती हैं। सुन, रोली को भी भेज देना, अक्षत ने पीछे से कहा। शेखर ने मुस्कुराते उसे थम्स अप का इशारा कर दिया। रितिका के रूम के बाहर जाकर शेखर हल्के से बड़े दरवाजे पर नॉक करने ही वाला था कि शादी को लेकर उसे रितिका और रोली की बातें सुनाई देती हैं। कुछ मिनट सुनने के बाद वह दरवाज़ा नॉक कर देता है। रोली उठकर दरवाज़ा खोलती है, फिर शेखर को बाहर देख मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। शेखर कमरे में चला जाता है। रितिका उसे अपने रूम में देखकर पहले तो चौंकती है, फिर भावहीन चेहरा कर नजरें फेर कर खड़ी हो जाती है। शेखर उसके बिल्कुल नज़दीक जाकर 2 मिनट के लिए उसके चेहरे पर नजरें जमा देता है। रितिका कोई हरकत नहीं करती, ना ही कुछ कहती है, तो वह अपने कदम पीछे लेकर अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए मुस्कुराकर कहता है, हाय, इस कदर बेरुखी ना दिखा जालिम, मैं इस चेहरे पर हया के रंग देखना चाहता हूँ। तेरे नूरानी चेहरे की उदासी का सबब नहीं, तेरे होठों की मुस्कुराहट की वजह बनना चाहता हूँ। कल लंच टाइम में तुम्हें लेने हॉस्पिटल आऊँगा, मम्मा ने बुलाया है। हमारे कमरे का रिनोवेशन होना है, तो जो कुछ भी तुम्हें करवाना है उन्हें बता देना। अपनी बात का रितिका का जवाब सुने बिना
फिर ड्राइंग रूम में वापस लौट लेता है। कुछ ही समय में अक्षत, रोली और शेखर शर्मा जी और बरखा से विदा लेते हैं। चलते समय रोली रितिका कहा करके हल्के से उसके कान में गुनगुनाती है, सैया जी से छुपके हुई क्या तेरी बात, बताओ बेलिया। पहले ही आज शेखर रितिका से उलझा नहीं था तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था रितिका को। उस पर रोली उसे छेड़ने लगी तो खिसियाट में उसे खुद से दूर हटा गुस्से से घूरते हुए रोली के कंधे पर मारने के लिए हाथ उठाती ही है कि रोली खिलखिलाते हुए भागकर अक्षत के पीछे छिप जाती है। रोली की बच्ची, छोड़ूंगी नहीं तुझे मैं। चिढ़ते हुए रितिका उसके पीछे आती है। रोली अक्षत के पीछे से पकड़कर रितिका की तरफ घुमा अपने को उसके पीछे छुपाए रखती है और पहले तो शेखर से कहती है, भैया रोकिए अपनी इस ज्वालामुखी को, मुझे कुछ हुआ तो मेरे पति आपसे ही लड़ने वाले हैं। फिर अक्षत को कार की तरफ धकेलते हुए कहती है, चलिए भी घर, बहुत देर हो गई है, अपनी बीवी को बचाएंगे नहीं इस फूलन देवी से। रोली और रितिका की इस खट्टी मीठी नोक झोंक के मजे लेते हुए अक्षत और शेखर अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। रास्ते में अक्षत रोली से बोलता है, बहुत शरारती हो बीवी तुम, अपनी सहेली को कोई ऐसे परेशान करता है क्या। ज्वालामुखी, फूलन देवी, कैसे कैसे नाम दे डाले। रोली ने शरारत से मुस्कुराते हुए अक्षत की बात का जवाब दिया, चिढ़ने वाले को चिढ़ाने में ना मुझे बहुत मज़ा आता है, और जिनकी नाक पर गुस्सा रखा होता है ना, उन्हें चिढ़ाने में और ऐसे लोगों के मज़ेदार नाम रखने में और भी ज़्यादा। फिर थोड़ा रोकते हुए बोली, वैसे अच्छा हुआ आपकी शादी उस चुड़ैल से नहीं हुई, वरना आपका और उसका पेयर कितना अजीब लगता। अक्षत ने थोड़ा उत्सुक होकर एक भौं चढ़ाकर पूछा, अजीब मतलब। रोली नाक सिकोड़ते हुए बोली, मतलब चुड़ैल के साथ तो वैम्पायर की जोड़ी जमती है, पर आप तो औरंग उटन लगते। रोली की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि झटके से कार रुक गई। अक्षत अजीब सा मुंह बनाकर जोर से बोला, वाट औरंग उटन। रोली ने उसका अजीब सा चेहरा बने देखकर आंखें कसकर भींच लीं। सॉरी सॉरी सॉरी, आप औरंग उटन नहीं, वैम्पायर ही लगते हो। फिर एक आंख खोलकर अपनी उंगली से अक्षत के होंठ के दोनों तरफ इशारा करते हुए, आपके दोनों साइड वाले दांत वैम्पायर जैसे ही नुकीले हैं, कहते हुए उसने खुली हुई आंख वापस भींच ली। अक्षत ने आंखें फाड़कर एक पल रोली के चेहरे को देखा, फिर अनायास ही उसकी नज़र कार के मिरर में अपने दोनों दांतों पर गई। रोली ने फिर अपनी एक आंख खोलकर अक्षत को अपने दांतों को देखते हुए देखा तो उसकी हंसी छूटते छूटते बची और उसने वापस अपनी आंखें बंद कर लीं। अक्षत ने एक नज़र फिर से रोली पर डाली और उसकी शरारत समझ में आते ही मन ही मन हंस पड़ा और रोली की गर्दन की तरफ झुककर बोला, कोई बात नहीं मिसेस अग्रवाल, अब ये वैम्पायर अपनी शरारती बीवी का खून पीकर ही खुश होगा। ये बात कहते कहते उसके होंठ रोली की गर्दन पर जाकर ठहर गए और उस छुअन से रोली के पूरे शरीर में एक सलन सी दौड़ गई। उसने झट से अपनी आंखें खोल अक्षत को खुद से दूर करने के लिए स्टीयरिंग की तरफ पुश कर दिया। रोली ने अक्षत को स्टीयरिंग की तरफ पुश किया तो अक्षत ने मुस्कुराते हुए एक नज़र रोली पर डाली, फिर सीधे होकर कार वापस स्टार्ट कर दी। रोली अपनी गर्दन पर हाथ रख शर्माते हुए अपना चेहरा खिड़की की तरफ कर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए बाहर की ओर देखने लगी। अक्षत कार में म्यूजिक ऑन कर देता है। ओ मेरे दिल के चैन गाना सुनते हुए अक्षत बीच बीच में खिड़की की तरफ चेहरा किए बैठी रोली को देख मुस्कुराने लगता है। सहसा ही अक्षत को जैसे कुछ याद आता है, वह म्यूजिक बंद करके अंकित को फ़ोन लगाता है। हेलो, हेलो अंकित, ज़रा देख तो तान्या कहाँ है। तान्या का नाम सुनकर अंकित बेमन से, ओके बताता हूँ भाई। अंकित नीचे आकर देखता है वो बाहर गार्डन में किसी से बात कर रही है। अच्छा, एक काम कर तू अपनी कार लेकर नज़दीक वाले मेट्रो स्टेशन तक आ। क्यों भाई, क्या चल रहा है बताएंगे मुझे। तू आ फिर बताता हूँ। अंकित अपनी कार लेकर मेट्रो स्टेशन तक पहुँचता है। तब तक अक्षत भी रोली को लेकर वहाँ आ जाता है। रोली अक्षत की कार से उतरकर अंकित की कार में आकर बैठ जाती है। अंकित हैरानी से उसे देखकर कुछ पूछता, तब तक अक्षत कार की खिड़की से झाँक कर जोर से बोलता है, मैं अभी घर जा रहा हूँ, तुम दोनों 10 मिनट बाद आना। रोली मुस्कुराते हुए अक्षत को बाय कहती है और अक्षत चला जाता है। अंकित पूरी तरह कंफ्यूज हो चुका था और वह हैरान परेशान सा रोली से पूछता है, मुझे बताओगी आप, ये सब चल क्या रहा है। भाई ने इतनी बड़ी गलती की है
तान्या को घर ले आए हैं। कायदे से तो भाई से नाराज होना चाहिए आपको, पर दरअसल रोली अंकित को सब बताने वाली थी। लेकिन इस वक्त अंकित की कंफ्यूज शक्ल को देख अब उसका मजा लेने का मन करने लगा। वह मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तो मैं नाराज ही हूँ उनसे। बताओ जरा, एक आइसक्रीम खिलाने को बोला था लेकिन पीछा छुड़ाकर भाग गए। बोले मैं तो तान्या को खिलाऊंगा, तुझे अंकित खिला देगा। अब चलो भी आइसक्रीम पार्लर, देर की तो बंद हो जाएगा। सीरियसली? अंकित माथे पर बट डालते हुए कहता है और परेशान सा होकर कार स्टार्ट कर देता है। आइसक्रीम खाते खाते भी वो रोली के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है। रोली को अंदर ही अंदर बहुत हंसी आ रही थी। आइसक्रीम खाकर कार में बैठते ही वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से हंस पड़ती है। अंकित हैरानी के भाव लिए उसे देखता है तो वह शांत होकर कहती है, जानते हो अंकित, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड और एक बहुत ही अच्छे देवर हो। थैंक यू मेरा फेवर करने के लिए। लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। रोली अंकित को सारी बातें बता देती है। अभी तुम्हें इसलिए बुलाया कि तान्या मुझे और अक्षर जी को साथ ना देख ले। जल्दी पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी, तब तक के लिए हमें केयरफुल रहना है। अगले दिन दोपहर में शेखर लंच टाइम से पहले ही रितिका को लेने हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसे आने के लिए मैसेज करता है। रितिका कुछ मिनटों में बाहर आती है। शेखर उसके आते ही कार से बाहर आ जाता है। फॉर्मल सूट और टाई पहने, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए, वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर रितिका का दिल कुछ बगावत सी करने लगा था, लेकिन कार के पास आते आते अपनी फीलिंग्स पर काबू करके कहती है, देखिए ज़रूरी है क्या मेरा आना? आपका घर और आपका कमरा है, आप जैसे चाहें रिनोवेट कराइए, मेरी क्या ज़रूरत है? शेखर गॉगल्स उतारकर उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी आवाज़ में कहता है, ज़रूरत तो है वुड बी मिसेज मिश्रा, क्योंकि वो घर और वो कमरा कुछ ही दिनों में आपका भी होने वाला है। लेकिन अगर आप नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। फिर वो अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर अनुपमा को फ़ोन लगाता है और रितिका को थमाकर कहता है, नहीं आना तो खुद ही मम्मा को मना कर दो। कहते हुए वहाँ से हट जाता है। रितिका मोबाइल तो पकड़ लेती है लेकिन एकदम से हड़बड़ा जाती है। उधर से कॉल रिसीव हो जाती है। हेलो शेखर, कितनी देर में पहुंच रहे हो बेटा तुम लोग? रितिका हिचकिचाते हुए बोली, हेलो आंटी, मैं रितिका। अच्छा हुआ बेटा तूने ही फ़ोन उठा लिया। वैसे तो मैंने बरखा जी से पूछकर तेरी पसंद का खाना बनाया है। फिर भी तुझे कुछ भी खाने का मन हो तो बता दे, तुम लोगों के आने तक मैं बना लूँगी। अनुपमा इतने प्यार से बोली थी कि रितिका कुछ भी नहीं बोल पाई, सिवाय इसके कि आंटी जो आप बनाएंगी मैं खा लूँगी। वो आगे कुछ बोलती इससे पहले ही अनुपमा बोली, तो फिर ठीक है, जल्दी से आओ तुम लोग। हाँ बेसब्री से अपने घर की रौनक का इंतजार कर रहे हैं। सुहानी ने तो अपनी भाभी से मिलने के लिए कॉलेज से छुट्टी ही ले ली है। अब तो रितिका को मानना ही था। वह धीमे स्वर में बोली, ओके आंटी, आते हैं, बाय। बाय बेटा। कॉल कट हो जाती है। उनकी बात खत्म होती देख शेखर रितिका के पास आकर अपना मोबाइल ले लेता है और बिना यह जाने कि रितिका की उसकी मम्मा से क्या बात हुई है, जल्दी से कार में बैठकर कार स्टार्ट कर देता है। अरे अरे रुकिए तो, रितिका जोर से चिल्लाती है ताकि कार के इंजन की आवाज़ में भी उसे सुनाई दे जाए। शेखर उसे अजीब सी नज़रों से देखते हुए पूछता है, व्हाट हैपेंड डॉक्टर साहिबा? क्या गुस्ताखी हो गई जो चिल्ला रही हैं? रितिका अटकते हुए कहती है, नहीं वो मैं आपके साथ आ रही हूँ। यह सुनकर शेखर को बहुत खुशी हुई, पर उसे चेहरे पर न दिखाते हुए फटाक से पैसेंजर सीट का डोर खोल देता है। रितिका आकर कार में बैठ जाती है। शेखर म्यूजिक ऑन कर देता है। गाना चलने लगता है। रितिका शेखर को बुरी तरह घूर कर देखती है। अंदर ही अंदर तो शेखर को हंसी आ रही थी, लेकिन ऊपर से सीरियस होने का दिखावा करते हुए वो म्यूजिक ऑफ कर देता है। शेखर ने घर पहुंचकर कार पार्क करने के बाद उतरकर रितिका की साइड का डोर ओपन किया, लेकिन रितिका हिचकिचाई हुई अंदर ही बैठी रही। शेखर ने उसे मुस्कुराते हुए बाहर आने के लिए बोला, बाहर आइए, घर आ गया। हाँ, कहते हुए वह कार से बाहर आ गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो एक सुंदर सा बंगला चारों तरफ गार्डन से घिरा हुआ था। गार्डन में खूबसूरत फूल खिले हुए थे, जिनकी खुशबू सहसा ही रितिका की सांसों में घुलने लगी। शेखर ने हाथ से उसे आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन रितिका बुरी तरह नर्वस हो रही थी।
होती भी क्यों नहीं, आज पहली बार मैं अपने होने वाले ससुराल जो आई थी। आगे कदम बढ़ाते हुए उसने शेखर की ओर देखा। शेखर उसकी नर्वसनेस समझ गया और अपनी पलकों को झपकाकर उसने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। रितिका ने पिंक और टर्कोइज कॉम्बिनेशन का अनारकली ड्रेस पहना था। अपने दुपट्टे को संभालती हुई वह हिम्मत करके शेखर के घर के एंट्रेंस की तरफ चल दी। शेखर ने कदम आगे बढ़ाते हुए जरा सीरियस टोन में कहा, अपने सिर पर दुपट्टा ओढ़ लीजिए। पापा के सामने इसे सिर से सरकने मत देना। पापा इस सब में बहुत स्ट्रिक्ट है। और हाँ, सुहानी से थोड़ा सोच समझ कर बात करना। वो बहुत कुछ शशिकला टाइप की है। और मम्मा के अंदर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ी बहुत ललिता पवार की आत्मा है। सो बी केयरफुल। वैसे डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। रितिका नर्वस तो हो ही रही थी। उसने अपना दुपट्टा सिर पर ओढ़ लिया। शेखर की बातों से उसके दिल में डर हावी होने लगा। पहले ही शादी को लेकर उसके दिल में कोई पॉजिटिव सोच नहीं थी। सुहानी कार की आवाज़ सुन दरवाजे की तरफ आ गई। उन्हें देखकर उसने अनुपमा को आवाज़ दी, मम्मा भाभी आ गईं। अनुपमा तुरंत ही आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आ गईं। रोशन जी भी उसके साथ आ गए। शेखर और रितिका जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, अनुपमा ने उन्हें वहीं रोक दिया। रुको रुको, पहले आरती करने दो। इस घर की लक्ष्मी पहली बार गृह प्रवेश कर रही है। अभी अनऑफिशियली है, फिर भी आरती तो करनी पड़ेगी। ऑफिशियली आएगी तब तो आरती के साथ दूसरी रस्में भी होंगी, कहकर उसने रितिका और शेखर की आरती उतारकर कुमकुम का टीका लगा दिया। रितिका ने झुककर दोनों के पैर छू लिए। अनुपमा ने आरती की थाली अपने पीछे खड़ी मेट को पकड़ाकर रितिका को गले लगाकर कहा, खूब खुश रहो दोनों। भगवान तेरा आंचल जमाने भर की खुशियों से भर दे। सुहानी भी आकर उसके गले लग गई। रोशन जी उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, वेलकम बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारा स्वागत है। सभी रितिका के आने से बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन शेखर की बातों से उसके दिल में उनको लेकर अनजाना डर भरा हुआ था। सुहानी रितिका का हाथ पकड़कर अंदर ले आई। कुछ देर तक सब लोगों ने रितिका से बातें की और शेखर के बचपन की बातें और शैतानियों के किस्से भी सुनाए, जिससे वो उनसे थोड़ा तो सहज हुई, पर इतना भी नहीं कि सिर से दुपट्टा न सरक जाए। इसके लिए वह अपने हाथ से बार बार उसे सही कर रही थी और झिझकते हुए ही बात कर रही थी। इंटीरियर डिजाइनर ने फ़ोन करके रोशन जी को थोड़ी देर में घर आने का बोल दिया था। रोशन जी ने अनुपमा से कहा, जब तक इंटीरियर डिजाइनर आता है तब तक लंच कर लेते हैं। ठीक है। शेखर, सुहानी, तुम दोनों रितु का ध्यान रखना, कहकर अनुपमा किचन में आ गई। लेकिन रितिका वहां रुकने के बजाय उसके पीछे ही आ गई। मेड को अनुपमा ने सारा खाना टेबल पर लगाने को कहा और खुद रोटी बनाने लगी। रितिका ने पूछा, आंटी मैं बना दूं रोटी? अनुपमा प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, नहीं बेटा, शादी के बाद चूल्हा पूजन होने के बाद ही तू कुछ बना पाएगी। अभी तो आराम से सबके साथ बाहर बैठकर खा। मैं भी चल रही हूँ। अब तक मेड ने खाना टेबल पर लगा दिया था। अनुपमा रोटी बनाने के लिए उसे खड़ा कर रितिका को लेकर बाहर आ गई। रितिका देखकर हैरान थी कि सारी डिशेस अनुपमा ने उसकी पसंद की ही बनाई थी। सभी अपनी प्लेट में खाना परोसकर खाने लगे थे। अनुपमा ने रितिका की प्लेट में बड़े प्यार से खाना परोसा था, लेकिन बेचारी रितिका, उसे खाने में काफ़ी मुश्किल आ रही थी, क्योंकि एक हाथ तो उसका दुपट्टा संभालने में ही बिजी था। अनुपमा और रोशन जी का ध्यान इस पर गया तो रोशन जी ने अनुपमा को इशारा किया। अनुपमा बोली, बेटा तूने यह दुपट्टा सिर पर क्यों ओढ़ा हुआ है? रितिका ने तुरंत शेखर की ओर देखा, जो कि रितिका को देखकर शरारत भरी नजरों से मुस्कुरा रहा था। अनुपमा के सवाल पर शेखर फट से बोला, वो मम्मा कुछ नहीं, आप खाना खाओ ना। रितिका इंटेलिजेंट डॉक्टर थी, आधा सेकंड भी ना लगा उसकी समझ में शेखर की शरारत आ गई। वह बिना समय गंवाए अनुपमा से बोली, आंटी मिस्टर मिश्रा ने ही बोला था सिर पर दुपट्टा लेने को, और यह भी कि सबके लिए अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सब हैरानी से शेखर को देखने लगे, जो खुद को खाने में बिजी दिखाई पड़ा था। अनुपमा ने उठकर शेखर का कान पकड़ते हुए डांटा, अच्छा बच्चू, तो अपनी शैतानियों से कभी बाज नहीं आएगा। तेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हाँ? बेचारी बच्ची को परेशान कर दिया। रोशन जी बोले, आज तक अनु ने कभी सिर पर पल्लू लिया है क्या पिताजी के सामने? उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की तरह रखा है अनु को। मैं पर्दा करवाऊंगा अपनी बहू से।
वो भी आज के ज़माने में। अनुपमा रितिका से बोली, ऋतु बेटा, दुपट्टा सिर से हटा और आराम से बैठ। जैसे सुहानी वैसे ही तू है हमारे लिए। शेखर का कान और जोर से खींचकर रितिका मन में बड़बड़ाई, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस्टर मिश्रा, तैयार हो जाइए, मुझसे उलझने की सज़ा तो आपको मिलकर रहेगी। शेखर अपना कान छुड़ाते हुए बोला, अरे मम्मा छोड़ो ना, थोड़ी सी रेगिंग तो बनती है ना यार। बिल्कुल नहीं, चुप करके खाना खा। थोड़ी देर बाद खाना खत्म होने के बाद अनुपमा ने सुहानी से कहा, जा बेटा, तू सबके लिए आइसक्रीम लगा ला। तुम बैठो सुहानी, आइसक्रीम मैं लेकर आती हूँ। आंटी, रोटी तो नहीं बनाने दी आपने, प्लीज आइसक्रीम मैं लगा लाऊं? अनुपमा मना नहीं कर पाई, मुस्कुराकर बोली, ठीक है जा। लगभग 10 मिनट में रितिका सबके लिए आइसक्रीम बाउल्स में लेकर आ गई और सबको सर्व कर दी। शेखर की फेवरेट थी आइसक्रीम। उसने जल्दी से चम्मच में लेकर बहुत ही मन से जैसे ही मुंह में डाली, कुछ सेकंड तो आइसक्रीम मुंह में रखी, फिर उसका टेस्ट समझ आते ही शेखर को लगा कि वो उसे मुंह से निकाल दे, लेकिन फिर रितिका पर नजर डालकर, जो उसे देखकर विजय मुद्रा में मुस्कुरा रही थी, अंदर सटक ली। आइसक्रीम खत्म होने से पहले ही उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक उठी और तीखेपन के कारण मुंह जल उठा था। जब तक सब उसकी हालत समझते, वह पानी का गिलास लेकर अपने कमरे की ओर भागा। अब सब समझ ही गए होंगे डॉक्टर साहिबा की कारस्तानी। अरे डॉक्टर साहिबा का हाथ सीजर और नाइफ पर अच्छे से सेट है, तो उन्होंने किचन में जाते ही 2 हरी मिर्च बहुत बारीक कतरी और शेखर की आइसक्रीम में मिला दी, और साथ में 1 चम्मच नमक भी। ऊपर से 1 चम्मच सादा आइसक्रीम की लेयर फैला दी, जिससे किसी को कोई डाउट भी ना हो। अब भाई सीधी सी बात है, मिश्रा जी कोई ऐसी वैसी हरकत करेंगे तो डॉक्टर साहिबा हिसाब तो चुकाएंगी ही। वैसे भी बवाल कहकर ही मिश्रा जी ने डॉक्टर साहिबा को अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशी से इनवाइट किया है। डॉक्टर साहिबा इतने पर ही नहीं रुकी। शेखर के जाते ही वो मुस्कुराते हुए अनुपमा से बोली, आंटी, मिस्टर मिश्रा इसलिए चले गए कि मैं उनकी और पोल ना खोल दूं। रोशन जी, अनुपमा और सुहानी एक स्वर में बोले, क्या? रितिका ने ज़्यादा सस्पेंस न रखते हुए एक नज़र सुहानी पर डालकर फिर अनुपमा को देखते हुए कहा, वो सुहानी को शशिकला और आपको ललता पवार बोल रहे थे। सुहानी चिढ़ गई, क्या भैया ने मुझे शशिकला बना दिया? छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें। उठकर वह शेखर के रूम में जाने को हुई, रितिका ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। अरे रुको, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनकी इस हरकत का जवाब शर्माते हुए अपनी ओर इशारा करके इस हवाई ने दे दिया है। अनुपमा हंस पड़ी और रोशन जी से बोली, आपके बेटे को टक्कर की लाइफ पार्टनर मिली है। रोशन जी मुस्कुरा दिए और उठकर रितिका के सर पर हाथ रखकर बोले, ऐसे ही हमारे घर में खुशियों को बिखेरना बेटा। चलिए भाभी, आपको घर दिखाती हूँ। सुहानी रितिका का हाथ पकड़कर उठते हुए बोली। रितिका के दिल में उन लोगों को लेकर जो डर था, वह उनके अपनेपन से भरे व्यवहार के कारण काफ़ी हद तक खत्म हो गया था और वह खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। सुहानी के पूछने पर झट से खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ चलो। सुहानी ने उसे पूरा घर दिखा दिया और फिर जैसे शेखर के कमरे में लेकर पहुंची ही थी, अनुपमा ने उसे आवाज़ दी। सुहानी तुरंत ही कमरे से बाहर निकलने लगी। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ, कहते हुए रितिका सुहानी के पीछे जाने लगी तो शेखर ने, जो कि सोफे पर बैठा सिप कर करके पानी के घूंट पी रहा था, फुर्ती से उठकर रितिका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। रितिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मेरा हाथ, दर्द हो रहा है। शेखर गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, तो फिर अपने होने वाले पति के साथ ऐसी हरकत क्यों की? रितिका भी पूरे एटीट्यूड से बोली, यह तो आपको मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना था। रितिका की बात सुनकर शेखर के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई। जो भी सही, शुरुआत तो उसने ही की थी। अभी उसका मन नहीं भरा था। रितिका को छेड़ने की तो जैसे उसने ठान ही रखी थी। इसी वजह से अपनी नज़रों को उसके होठों पर टिकाकर बोला, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। मुझे कुछ मीठा चाहिए जिससे मेरे मुंह की जलन भी खत्म होगी। अपने होठों को शेखर की नज़रों का केंद्र जानकर रितिका एकदम से होने वाले सीन को इमेजिन कर घबरा गई। हालांकि शेखर का वैसा कोई इरादा नहीं था। उसके मुंह की जलन भी लगभग ठीक हो गई थी। अपने को बचाने के उद्देश्य से उसने शेखर को धक्का दिया
और खुद को छुड़ाकर बाहर की ओर निकल भागी। शेखर उसकी इस हरकत पर हंस पड़ा। इंटीरियर डिजाइनर आ गया था। सभी रेनोवेश को लेकर डिस्कस कर रहे थे। हमारे बिंदास बॉय की पसंद। अरे भाई, डॉक्टर साहिबा भी थोड़ी बिंदास मिजाज की थी। रोशन जी, अनुपमा और सुहानी के साथ वो कुछ हद तक खुल चुकी थी, तो उसने भी बेहिचक अपनी पसंद नापसंद बता दी, जिसे रोशन जी ने तुरंत मान भी लिया। आखिर वो उनकी इकलौती बहू बनने वाली थी। सब फाइनल होने के बाद अब रोशन जी, शेखर और रितिका का अपने ऑफिस और हॉस्पिटल लौटने का नंबर आया, तो रितिका रोशन जी से बोली, अंकल मैं आपके साथ चलूं? मेरा हॉस्पिटल आपके ऑफिस के रास्ते में ही है। मिस्टर मिश्रा के लिए एक टर्न एक्स्ट्रा लेने के कारण रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है। बात भी सही थी। इसमें रोशन जी को क्या आपत्ति हो सकती थी भला। ओके बेटा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। रितिका ने विजयी मुस्कान से शेखर की ओर देखा, जिसके चेहरे पर थोड़े नाराजगी के भाव आ गए थे। मन ही मन बुनबुनाया, तुम्हारी सारी ज्यादतियां गिन गिन कर याद रखूंगा। वुड बी मिसेज मिश्रा, कब तक दूर भागोगी? आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। अग्रवाल बिला। सुबह का समय रूटीन सुबह थी। ब्रजेश जी, अक्षय और अंकित ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे। रोली किचन में नाश्ता तैयार करवा रही थी। तान्या नाश्ते के लिए अक्षत का इंतजार करते हुए बाहर हॉल में सोफे पर ही आ बैठी थी और मोबाइल में गेम खेल रही थी। गेम की आवाज़ से अट्रैक्ट होकर बंस उसके पास आकर बैठ गया और उसके मोबाइल में देखने लगा। पहले तो तान्या ने उसे देखकर मुंह बनाया, पर जब वो गेम में हारने लगी थी तो बंस उसे ट्रिक बताने लगा। आजकल के बच्चे तो इनमें परफेक्ट हो ही जाते हैं। बंस की बताई ट्रिक से जैसे ही तान्या जीती, उसे मजा आने लगा। अब उसने बंस को अपने साथ ही बिठा लिया और दोनों मिलकर खेलने लगे। खेलते हुए जैसे ही वो जीतते, खिलखिलाकर हंस पड़ते। अनीस भी नाश्ता करने के लिए नहा धोकर नीचे आ गया था और हॉल में अपना मोबाइल लेकर बंस और तान्या के सामने ही बैठ गया था और उन दोनों को इतने इंटरेस्ट से खेलते देख उसे भी जिज्ञासा होने लगी कि वो क्या खेल रहे हैं। उसने पूछा, क्या खेल रहे हो आप लोग? बंस उसे चिढ़ाते हुए बोला, हम नहीं बताएंगे। बहुत मस्त गेम है ना तान्या दी? कहते हुए उसने तान्या के साथ हाई फाई किया। ठीक है, मत बताओ। मुंह बनाते हुए अनीस अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा, लेकिन उसके मन की जिज्ञासा बरकरार थी। अगली बार जीतने पर जैसे ही बंस और तान्या हंसे, वह खुद को रोक ना पाया और उन दोनों के पास उठकर आ गया और तान्या के मोबाइल में झांकने की कोशिश करने लगा। बंस उसे छिपाने के लिए तान्या के हाथ से मोबाइल लेकर हाथ ऊपर करके सोफे पर खड़ा हो गया। अनीस भी सोफे पर चढ़कर उसके हाथ से मोबाइल लेने की कोशिश करने लगा, तो बंस सोफे से उतरकर भागा। अनीस भी उसके पीछे भागा। मेरा मोबाइल, तान्या चिल्लाती रह गई। अनीस और बंस हॉल से किचन, दादी का रूम और पूरी लॉबी में चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे थे। मेरा मोबाइल दो तुम लोग, चिल्लाते हुए तान्या भी उनके पीछे दौड़ पड़ी। रोली ने तान्या की आवाज़ सुनकर किचन से निकलकर देखा तो उसे सारा माजरा समझ आ गया। वह भी बंस की तरफ आते हुए बोली, बंस गलत बात है, तान्या का मोबाइल उसे वापस कर। लेकिन बंस तो अनीस से मोबाइल बचा रहा था। एक तरफ रोली और एक तरफ अनीस आ गए तो वह उनसे बचते हुए ऊपर की तरफ भागा और अक्षत व रोली के कमरे में घुस गया और उसके पीछे अनीस, रोली और पीछे पीछे तान्या भी थी। कमरे में अक्षत नहाकर निकला ही था और पैंट पहन चुका था। बनियान और शर्ट अभी पहनने ही वाला था। बंस के अंदर आते ही उसने एक भौं चढ़ाकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो भैया, वो बात पूरी करता उससे पहले अनीस और रोली आ गए। अक्षत को शर्टलेस देख रोली ने झट से अपनी आंखें बंद कर लीं। अक्षत ने थोड़ा सख्त चेहरा करके अनीस और रोली की तरफ देखा। अक्षत की शक्ल देख पहले तो अनीस ठिठका, फिर जाने उसे क्या सूझी। आंखें बंद किए खड़ी रोली को उसने बंस की तरफ धक्का दिया, जिससे बंस का ध्यान भटका और उसी पल अनीस ने बंस के हाथ से मोबाइल छीन लिया और अक्षत के पीछे की तरफ भाग गया। रोली के लगाए धक्के से बंस लड़खड़ाया तो अक्षत ने पहले उसे संभाला, फिर एकदम से लगे धक्के से जैसी रोली गिरने को हुई, गिरने से पहले अक्षत ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। रोली का चेहरा उसके सुडौल सीने से आ लगा था। नहाने के बाद ठंडी हुई अक्षत की त्वचा उसके शरीर से आती भीनी खुशबू और उसकी मस्कुलर बॉडी के संपर्क में आते ही रोली एकाएक सिहर उठी। उसके चेहरे की रंगत सुर्ख होने लगी।
रेंगटे खड़े हो गए। आंखें पहले ही बंद कर रखी थीं शर्म के मारे, और कसकर भींच गईं। अक्षत उसकी हालत देख उस मोमेंट को एंजॉय करने ही लगा था कि तान्या कमरे में आ धमकी। उसे देख अक्षत ने जल्दी से रोली को खुद से दूर किया, लेकिन उसकी मस्कुलर बॉडी पर तान्या की नज़र थी। तान्या अपना मोबाइल भूल उसे घूरने लगी। अक्षत ने बिना समय गंवाए अपनी बनियान पहनी और शर्ट पहनते हुए रोली पर चिल्लाया, इडियट लड़की, क्या सुबह सुबह भाग दौड़ लगा रखी है घर में? इस समय रूम में क्यों आई हो तुम? मैंने कहा था ना कि मेरे ऑफिस निकलने से पहले मेरे सामने मत पड़ा करो। अक्षत के लहजे को सुनकर रोली ने आंखें फाड़कर उसे देखा, लेकिन जल्दी ही वो समझ गई कि तान्या भी कमरे में आ चुकी है। जब तक ये बातें चल रही थीं, अनीस उतनी देर में तान्या के मोबाइल में कुछ कारगुजारियां कर चुका था। अक्षत ने जब अनीस और बंस की तरफ रुख किया, बंस और अनीस, यह मैनर्स है क्या? किसी का मोबाइल लेकर क्या कर रहे हो तुम दोनों? गिव इट टू हर राइट नाउ। इस तरह से भाग दौड़ और धक्का मुक्की कर रहे हो तुम लोग। मैं नहीं होता तो अभी गिरता कोई, कितनी चोट लगती पता भी है? अनीस की तरफ देखकर, जिसने अभी तक तान्या का मोबाइल नहीं लौटाया था। ला ये मोबाइल मुझे दे। बड़े भाई की फटकार सुनकर अनीस ने तुरंत ही मोबाइल उसे पकड़ा दिया। अक्षत ने मोबाइल लेकर सॉरी बोलते हुए तान्या को वापस कर दिया। अनीस ने तान्या के मोबाइल में क्या कारगुजारी कर डाली है और उसका क्या अंजाम होने वाला है, जानने के लिए पढ़िए कहानी का नेक्स्ट पार्ट।